हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। स्टड्स एसेसरीज का आईपीओ। इसकी जो हेलमेट है और इसकी जो बाइक एसेसरीज है वो काफी फेमस है। इसके बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। और इसका जो प्राइस भी है वो रीजनेबल है और क्वालिटी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसका प्राइस तो रीजनेबल है, पर आईपीओ के अंदर इसका प्राइस रीजनेबल दिया गया है नहीं दिया गया है वो सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग का अंदाजा होगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, इसके ऊपर उधारी वगैरह ज्यादा तो नहीं है, महंगी है, सस्ती, वो सारी चीजें। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज बात करें जीएमपी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजन 8 से 10% के बीच में लगातार चल रहा है। भाई 8 से 10% ठीक है, 55 से लेकर 60 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मान के चल सकते हैं। बट हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है तो 20% का रहता है। बट आजकल 20% बहुत चुनिंदा कंपनीज का होता है, तो 8 से 10% अभी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, ना ही कम है। फिर एंकर लिस्ट की बात करें, एंकर लिस्ट भाई 30 अक्टूबर को ही ओपन होगा, तो 29 अक्टूबर को ही आएगी। तब उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी 1975 इसके अंदर तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब इसकी जो शुरुआत है वो आप मान के चले 1975 से हुई थी। और 1983 के अंदर, मतलब आप इसका एस्टेब्लिशमेंट पूरा वगैरह मान के चल सकते हैं। तो लगभग आप मान के चले कि 50 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। मतलब काफी अच्छा इसको एक्सपीरियंस हो गया है। और मुझे लगता है कंपनी का काम सबको पता ही होगा। कंपनी क्या है कि हेलमेट हेलमेट जो बाइक के ऊपर हम हेलमेट पहन के चलते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, स्टड्स नाम से आते हैं। उसके अलावा दूसरा इसका एक और ब्रांड है एस एम के भी इसका ही ब्रांड है। हेलमेट और जो बाइक की एसेसरीज होती है, बाइक की एसेसरीज में क्या आता है, जैकेट आता है। अब बड़े बड़े बाइकर्स आपको पता होंगे जो महंगी महंगी बाइक भी रखते हैं, इधर एसेसरीज पहनते हैं, मतलब सेफ्टी के लिए इधर भी पहनते हैं, पाँव के ऊपर पहनते हैं। और हेलमेट के लिए गार्ड भी आते हैं। काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती है बाइकर्स के लिए, गॉगल्स वगैरह आते हैं। तो वो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। दो इसके ब्रांड है, स्टड्स और एसएम के। अब स्टड्स से लगभग इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 85% के आसपास, लगभग एसएमके से लगभग आप मान के चलें कि भाई इसका रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 13% के आसपास। और 2% आप मान के चलें अदर से कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है इसका। और प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो हेलमेट सेगमेंट जो आता है वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 92.43% के आसपास, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू हेलमेट से ही आता है। बाकी जो अदर एसेसरीज हैं वहां से 7.57% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एसेसरी में मतलब ये जैकेट, ग्लव्स वगैरह, आई वेयर्स, लगेज वगैरह के लिए जो आती है, तो वो सारी चीजें वहां से 7.57%। तो ज्यादातर रेवेन्यू हेलमेट से ही इसका जनरेट होता है। इंडिया से अगर इसका रेवेन्यू की बात करें तो 83.85% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये 70 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। वहां से रेवेन्यू 16.15%, मतलब 16.15% के आसपास वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। वहां जय स्क्वाड, एलएलसी और ओ नील, इन दोनों नाम से ही सेल करती है फॉरेन के अंदर। और ये इंडिया के अंदर भी हेलमेट के अंदर लीडिंग ब्रांड है। और इंटरनेशनली भी बात करें तो मतलब सेलिंग वगैरह अगर इसकी देखें तो वहां पर भी लीडिंग ब्रांड ही है। और इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक जो इसकी पार्शियली ओन्ड है, मतलब उसके अंदर और भी भागीदार होंगे। और 3 इसकी खुद की है, फरीदाबाद के अंदर है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये हेलमेट वगैरह, उसके अंदर 240 इसके पास डिफरेंट डिजाइन है। 2025 के अंदर 7.4 मिलियन हेलमेट्स ये सेल कर चुकी है, मतलब लगभग मान के चले 74 लाख हेलमेट्स 2025 के अंदर इसने सेल किए हैं, मतलब FY25। ओवरऑल अगर सेक्टर देखा जाए काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर भी है। बाइक्स वगैरह ये सेल होती रहती है। और हेलमेट भी नेसेसरी है, हेलमेट बिकना जरूरी है। स्टड के हेलमेट क्वालिटी आते हैं। लगभग आप मान के चलिए जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जितनी भी अपने टू व्हीलर सेल करती है, तो स्टड से ही मुझे लगता है वो अपने हेलमेट लेती है, मतलब जो टाई अप वगैरह कर रखा है उन्हें, क्योंकि इसके प्रोडक्ट भी क्वालिटी है और रीजनेबल दाम के अंदर हेलमेट मिल भी जाता है। तो और ये इंडिया इंटरनेशनल लीडिंग प्लेयर है। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और 2025 के एक क्वार्टर के दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट इसका 33 करोड़ से 2025 के अंदर 69 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ आ गई है। मार्जिन अगर निकालते हैं तो 2023 के अंदर 6.5%, 2024 के अंदर 10.6%,
और 2025 के अंदर 11.6% के आसपास, मतलब हर साल मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। और अभी एक क्वार्टर के भी निकाले तो 13.3% के आसपास है, मतलब अच्छे मार्जिन है। बाकी एबिटा के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व्स के अंदर ग्रोथ है, 400-450 करोड़ रुपए की रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। बोरोइंग्स न के बराबर है, 2.91 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स है इसके ऊपर, मतलब आप यूं मान के चले ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो -0.07 का है। आरओई 16.6%, आरओसी 20% के आसपास है, बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो ठीक है। और इसका पी 33 का और प्राइस टू बुक है 5 का। तो देखा जाए इसकी कोई भी अभी लिस्टेड प्लेयर्स, इसकी कोई भी कंपटीटर नहीं है, कोई भी पीयर्स नहीं है, अच्छी बात है। वैसे ये अपने सेगमेंट के अंदर का लीडिंग प्लेयर है इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनली भी देखें तो जितनी हेलमेट वगैरह सेल करती है तो टॉप लीडिंग ब्रांड ही है ये। अभी कोई लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है। पी 33 का है, प्राइस टू बुक 5 का है, उस हिसाब से ओके वैल्यूएशन है, ज्यादा सस्ती नहीं है बट ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 557 रुपए से लेकर 585 रुपए के बीच में। 25 मतलब 25 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 455 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। मतलब कंपनी की कंडीशन को देखते हुए फ्रेश इश्यू की भी ज्यादा जरूरत नजर नहीं आ रही। कंपनी अपनी जो लिस्टिंग का फायदा उठा रही है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 7 नवंबर को। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की पहले होल्डिंग है आईपीओ से पहले 78.78%, मतलब 78% के आसपास है। बाद में रह जाएगी 61.76% की, मतलब ठीक है, बढ़िया है होल्डिंग इसकी। तो ये हो गई पूरे कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह है, कोई भी जानकारी है वो आपको हाथों हाथ मिलती रहेगी। तो इसीलिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और कुछ नहीं देखते हैं। तो अभी जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी 10% के आसपास बता रही है। जीएमपी के अंदर हम आधा पॉइंट इसको दे सकते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें, कोई पीयर कंपटीटर नहीं है, आधा भी दे, एक भी दे तो भी चलेगा, बट अभी हम आधा देके चलते हैं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। अभी 2 में से 1 पॉइंट बन रहा, मतलब न्यूट्रल जैसी रेटिंग बन रही है। मुझे लगता है न्यूट्रल रेटिंग ही इसकी रह सकती है। सबके इश्यू साइज भी 455 करोड़ रुपए का नॉर्मल ही है इश्यू साइज, तो नॉर्मल एंकर लिस्ट आ सकती है। बाकी जीएमपी अच्छी रही तो अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। अभी के लिए न्यूट्रल जैसा लग रहा है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए एक अच्छी बात है, स्टड ब्रांड नेम बहुत बढ़िया है, जाना माना नाम है इंडिया के अंदर, रीजनेबल प्राइस में ये सारी चीजें देता है, और टॉप लीडिंग प्लेयर है इंडिया और इंटरनेशनली। उसके अलावा फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, हर साल मार्जिन बढ़ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, क्या चाहिए और। आरओई, आरओसी वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी सही है, ओवरऑल सारी चीजें अच्छी नजर आ रही, मतलब एक बैलेंस्ड कंपनी आप उसको कह सकते हैं। और मार्केट कैप के हिसाब से अभी स्मॉल कैप कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफी चांसेस है ग्रोथ के भी, बट लगातार इसको अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हर साल बढ़ने चाहिए, तो क्या है कि कंपनी की ग्रोथ आ सकती है। बाकी नेगेटिव्स क्या है, ओवरऑल मुझे कोई नेगेटिव विशेष नहीं लगा, बट ये कि छोटा सा नेगेटिव की वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करती तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा विशेष नेगेटिव नहीं है, कंपनी अच्छी और क्वालिटी कंपनी नजर आ रही है, एकदम बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं। अब देखिए ज्यादा डिमांड तब रहेगी तब या तो एंकर लिस्ट वगैरह बढ़िया है, या क्यूआईबीज वगैरह जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहे तो ज्यादा डिमांड आ सकती है। बाकी ओवरऑल कंपनी वाइज कोई ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी बढ़िया है। पर्सनली मेरा पूछेंगे तो मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से इंटरेस्टेड हूँ, बट आगे मार्केट की कंडीशन क्या रहती है उस बेसिस पर आगे सोचेंगे। मैं जनरली हम तो दूसरे तीसरे दिन ही सोचते हैं अप्लाई करने का, ज्यादा जल्दबाजी हम करते नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट की कंडीशन के अनुसार ही हमें डिसीजन बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी हो, अच्छी कंपनी भी कभी कभार क्या होता है कि नीचे लिस्ट हो जाती है बाद में चढ़ती है, तो कभी कभार क्या होता है कि भाई शेयर लिस्टिंग के बाद भी कोई कोई ले लेते तो भी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो मार्केट की कंडीशन हमें नोट करते हुए चलना चाहिए। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।